नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समसामयिक विषयों पर आधारित राज्यसभा टीवी की खास पेशकश आज की चर्चा में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज की चर्चा में बात होगी वित्त मंत्री के आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणाओं पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज की घोषणा के तहत 12 नए राहत उपायों की घोषणा की है। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से रिकवर कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 राहत उपायों की घोषणा की गई है और इसमें रोजगार स्कीम की भी काफी चर्चा हो रही है। इस तरह सरकार और आरबीआई द्वारा अब तक कुल देखें तो 29.87 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा हुई है और ये जीडीपी का 15% है। आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना शहरी के तहत 18,000 करोड़ रुपए की मदद दिए जाने का ऐलान किया है और ये रकम बजट में तय रकम से अलग है। बजट में 8,000 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान था। साथ ही कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को पूंजी और बैंक गारंटी के लिए 10% की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटाकर अब 3% कर दिया गया है। इसके अलावा हाउसिंग क्षेत्र के लिए अहम घोषणा शामिल है, जिसमें पहली बार घर बेचने में पहले जहां सर्कल रेट और वैल्यू रेट में 10% की छूट थी, जिसे अब बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट फाइनेंसिंग का प्रावधान किया गया है और इसके लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपए की मदद करेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई है ताकि नए रोजगार का सृजन हो सके। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि इन घोषणाओं की अहमियत क्या है और इनसे खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रोजगार सृजन में कितनी मजबूती आने की उम्मीद है। इस पर चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सीआईआई की मुख्य अर्थशास्त्री विदिशा गांगुली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर प्रोफेसर अमन अग्रवाल। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विदिशा गांगुली मैम, आपसे शुरुआत करूं तो अलग अलग सेक्टर के लिए खास पैकेजों की घोषणा आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत, इन घोषणाओं को आप किस तरह से देखती हैं? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। हाँ, बहुत सारे घोषणाएं हैं इसमें और सब तरह के हैं कि कोई तो डिमांड को बढ़ाएंगे, जैसे कि ये जो आवास योजना है वो डिमांड साइड करेंगे और सप्लाई साइड से भी काफ़ी सारे मेजर्स है, जैसे कि ये नया ग्लोबल वैल्यू चेन लाने के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया गया है, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फिर गवर्नमेंट के साइड से भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है, तो काफ़ी सारे चीज़। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। गवर्नमेंट ईपीएफ स्कीम को कॉम्पनसेट करेंगे कंपनी को, इससे नया एम्प्लॉयज़ लेने में प्रोत्साहित होंगे। और एक बहुत बड़ा चीज़ है कि स्ट्रेस्ड सेक्टर का मदद है इसमें। पहले जो ECLGS स्कीम था वो सिर्फ छोटे कंपनीज के लिए थे, MSME सेक्टर के लिए थे। अभी ये बढ़ा के बड़ा कंपनी भी ले सकता है, लेकिन वो उन 26 स्ट्रेस सेक्टर में होना चाहिए, जैसे कि ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब काफ़ी जो मुश्किल में हैं वो लोन ले सकते हैं और गवर्नमेंट ये लोन को गारंटी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा प्रोफेसर अमन अग्रवाल, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस घोषणा में, वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये खास सब्सिडी स्कीम है जिसके तहत अब अधिक नौकरियां पैदा करना है। कितना जरूरी था आपकी नजर में ये कदम इस वक्त की स्थिति को देखते हुए? नहीं, देखिए, ये जॉब जो क्रिएशन है वो सिर्फ अभी की स्थिति नहीं, हमेशा ही अलग अलग देशों को भी देखा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, जो बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं, तो जॉब क्रिएशन एक हमेशा एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और अगर हम चुनावी मुद्दे भी देखें बड़े अलग सरकारों के पिछले 60 सालों के अंदर, तो हर एक सरकार ने इसको मुद्दे को उठाया है, किस तरीके से हम जो है जॉब्स कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज हमें देखने को यहाँ पे मिली है, जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, वो ये है कि जो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग थे या जो जॉब थे, उनको किस तरीके से फॉर्मलाइज किया जाए और किस तरीके से उनको राहत पहुंचाई जाए। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जो उन्होंने स्कीम निकाली है, चाहे वो EPFO के जो एम्प्लॉइज हो, पुराने लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो, जब वो आएंगे और छोटे छोटे महकमों में काम करेंगे, MSMEs में काम करेंगे, माइक्रो फर्म्स में काम करेंगे, छोटी जो 1, 2, 4, 10, 15 लोगों की फर्म है या 50 लोगों की फर्म है या 1000 से कम के लोगों की फर्म है, उनको उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट देने की कोशिश की कि 24% जो रिलीफ है एकदम से
जो 12% एम्प्लॉय को देना होता है, 12% एम्प्लॉयर को देना होता है, वो इमीडिएटली जो है वो सरकार कह रही है अगले 2 साल तक मैं दूंगी। और अगर 1000 लोगों से ज्यादा है तो 12% जो एम्प्लॉय को देना होता है वो देगी। अब देखिए वो 12% अगर एम्प्लॉय को देना होता है तो वो उसकी सेविंग्स में आगे चला जाता है, वो उसको कंजम्पशन के लिए नहीं मिलता। अब जो वो पैसा है वो कंजम्पशन के लिए उसको मिलेगा। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयर है जो 1000 लोगों से कम की कंपनियों में काम कार्यकारी कर रहे हैं, उसके अंदर जो उसके पास जो 12% का जो सेविंग होगी, अब वो अपने धंधे में वापस लगा सकता है या लोन ले सकता है या उसको बढ़ोतरी की तरफ ले जा सकता है। तो इससे बहुत जो कंजम्पशन और डिमांड की हम बात करते हैं वो दोनों तरफ से और एक स्ट्रक्चर तरीके से एक तरीके से लोगों को वापस सिस्टम में लाने की बात हो रही है, चाहे वो पहले से काम कर रहे हो या नए लोग काम पे लाने की कोशिश की जा रही हो। और इसे एक चीज और देखने को मिलती है, जो एमएसएमई सेक्टर है जिसमें माइक्रो और स्मॉल की हम जब बात करते हैं, वो ज्यादातर जो है अनऑर्गेनाइज में चला जाता है, वो कभी भी निर्धारित तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं आता है। और इसी को देखते हुए जीएसटी भी लागू किया गया, फिर जनधन अकाउंट्स भी खोले गए और भी चीजें कोशिश की सरकार ने करने की पहले पिछले 8 सालों में। बट इससे क्या होगा कि वो थोड़ा बहुत तो शिफ्ट कर पाए, अभी भी लोग आने में हिचकिचाते हैं, छोटे बिजनेसेस फॉर्मल फ्रेमवर्क में आने में हिचकिचाते हैं। अब जो इससे एक बेनिफिट जो मिलता है, जब इसी टाइप का कोई भी बेनिफिट मिलता है, चाहे टैक्स रिलीफ मिले, चाहे वो जो है मॉनिटोरियम का बेनिफिट मिले जब लोन लिए जाते हैं छोटे बिजनेस के, तो इस टाइप के जो रिलीफ मिलते हैं कभी कभी इंसेंटिव बन जाते हैं जो स्मॉल से बिजनेसेस हैं उनको फॉर्मलाइज करने के अंदर। और ये वो सरकार की कोशिश रही है किस तरीके से हम फॉर्मलाइज कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस नेट में भी आए और उनको बेनिफिट से उनको मुहैया कर सके, उनको जो है बेनिफिट पहुंचा सके। ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ अगर जो घोषणा है उनकी बात करूं तो विदिशा गांगुली मैम, जो 2 बड़े ऐलान है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए किए गए हैं। एक एक करके अगर इन पर बात करें तो पीएम आवास योजना जो शहरी है उसके तहत 18,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान है और ये रकम बजट में जो रकम है उससे अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अधूरे प्रोजेक्ट है उन्हें पूरा करने का लक्ष्य है और हम जानते हैं कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो, ये भी लक्ष्य एक तरह से तय किया गया है। आम लोगों को घर मिलेगा। इसके अलावा जो रियल स्टेट सेक्टर है और इससे जुड़े जो दूसरे सेक्टर्स हैं, किस तरह का मुनाफा होगा और क्या एक तरह से माने कि स्मार्ट सिटी की तरफ 2 कदम और बढ़ेंगे, शहरीकरण होगा, झुग्गियां हटेंगी? हाँ, ये बहुत ही जरूरी है कि हर आदमी को घर मिले और ये टारगेट है हमारा 2022 के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये पैसा दिया है, ये इससे काम शुरू हो जाएगा और इससे जो प्रोजेक्ट अनफिनिश्ड से वो भी खत्म होने वाला है और ये अच्छा काम हो रहा है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा चेंज होगा और कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारे एक बहुत लेबर इंटेंसिव काम है। इसमें बहुत सारे लेबर एंगेज्ड होंगे, जो माइग्रेंट लेबर पहले वापस चले गए थे उनको वापस लाना है। और ये भी अच्छा चीज़ है कि ये अफोर्डेबल हाउसेस है। पीएम आवास योजना में जो घर बन रहे हैं ये अफोर्डेबल हाउसिंग है, इससे मतलब कम दाम पे मिलेगा। और एक जो मिडिल क्लास और उससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब के लिए घर मिलेगा, ये एक बहुत अच्छा चीज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भी पैसा दिया है इस अनाउंसमेंट में, जो अलग से एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन किया है, उसके लिए 10,800 करोड़ एलोकेट किया है। हाँ। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री तभी बढ़ेगा जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा उनको काम करने के लिए। तो ये भी बहुत अहम चीज है। बिल्कुल। और दूसरी बात करें प्रोफेसर अमन, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो रियल एस्टेट को लेकर अगर बात करें तो पहली बार जो घर बेचने वाले हैं वो सर्कल रेट और वैल्यू रेट में 10% की छूट को बढ़ाकर अब जो 20% किया गया है, क्या इससे ग्राहकों को फायदा होगा और इस ऐलान का रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये ऐलान इनकम टैक्स रिलीफ के तौर पर किया गया एक तरह से। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। एक बड़ा डर होता है जब कोई भी अपना घर बेचने जाता है और मार्केट वैल्यू जो है बहुत कम होती है और सर्कल रेट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको काफी लोगों को झिझक होती है। इससे काला बाजारी भी बढ़ती है, बिकॉज वो कहता है कि चलो मैं जो है किस तरीके से किसको घर को वैल्यू को ज्यादा करूं या कम करूं, इसमें मैं उल्टी सीधी तरीके से वो काम करने की कोशिश करता है। तो वो जो प्रॉब्लम आती है वो एक आम आदमी नहीं करना चाहता, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का नहीं करना चाहता।
और इस वजह से कभी कभी फिर वो ना खरीदता है और ना जो बेचने वाला है वो बेचता है कि कल को मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। और इस वजह से जो ये एक नियम लिया गया है कि 10% या 20% कर दिया जाए, अच्छा किया गया है। पर इसके साथ साथ जो सरकार को देखना जरूरी है मेरे विचार में, वो ये है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उनका जो रवैया है एक ग्राहक की तरफ, वो अभी भी बदल नहीं रहा है। ये तो आपने कर दिया है, जो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू कर रहे हैं, जो रिलीफ दे रहे हैं लोगों को, वो तो ठीक है। पर जब एक इंसान अथॉरिटीज के पास जाता है काम करवाने के लिए, अथॉरिटी से कोई चीज मिल रही होती है, उसमें अभी भी उनका रवैया वैसा ही है। और वो रवैया जो है चेंज होना सरकार की तरफ से जरूरी है, जिसकी बात निर्मला सीतारमण जी ने बजट के बाद भी की थी कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाने होंगे, चाहे वो बैंकों के अंदर हो, चाहे वो अथॉरिटीज के अंदर हो। वो जो एक हेल्पिंग हैंड हमें देना होगा, वो जरूरी है। और इसी वजह से काफी हद तक रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी हिंदुस्तान में अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि जो एक हेल्पिंग हैंड अथॉरिटी की तरफ से, चाहे वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे जो बिल्डर्स होते हैं वो हो, उनको नहीं मिल पाता है। कई बार डिफिकल्टीज आती हैं। अब जैसे फार्मर के पैसे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देती है। अब आप 20 साल के बाद एक किसी जिसने खरीदी है जमीन, रजिस्टर कर ली है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको चेंज करने की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक अथॉरिटी को, सरकार को देखना जरूरी है कि एक हेल्पिंग हैंड दे। जो एक आदमी घर बसा चुका है 20 साल पहले, 15 साल पहले, आप उसको कह रहे हैं कि एकदम से इतने करोड़ रुपए और दीजिए बिकॉज हमें फार्मर को देने हैं। अब ये एक जो है प्रॉब्लम, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर प्रॉब्लम, और चाहे मैं इसमें कोर्ट की गलती नहीं निकाल रहा हूं, पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉकडाउन है, इससे प्रॉब्लम जो सरकार कोशिश कर रही है, जो मैं अभी भी दोबारा कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने एक एम्पावरमेंट का एक जो अपने पैरों पे खड़े होने की जो मुहिम निकाली है लोगों के लिए, चाहे वो बैंक लोन लेके, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कर लिया है तो मेरे को वापस देना है, तो मेरे को मेहनत करनी है कि ये कल मैं पैसा कमाऊं और फिर ये कल वापस करूं। पर एक बढ़ोतरी का रास्ता दिखाया है। पहले क्या था, जब जीएसटी नहीं था तो बड़े बड़े कारखाने जो है, बिजनेसमैन जो थे, छोटे छोटे, उनके घर तो बड़े आते थे, कारखाने छोटे रहते थे, वो पैसा देते ही नहीं थे वाइट के फॉर्म में, तो आदमी भी वो उड़ा देता था पैसा। अब क्योंकि चाहे हम डिजिटल वे ऑफ ट्रांजैक्शन में कहें, एक छोटा व्यापारी भी अब पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो बैंक में जा रहा है, अकाउंट में जा रहा है, उसकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ी है। मैं और आप तो पुलिस स्टेशन में जाके अपनी अर्जी लिखवा सकते हैं, पर एक जो गरीब आदमी, जो पेडेस्ट्रल है, जो छोटे छोटे काम कर रहा है, उसकी तो कोई दुहाई नहीं सुनता है। उसके लिए जब ये डिजिटल पेमेंट हो गई, तो अब वो जो शाम को घर जा रहा है, शांति से घर जा सकता है। उसे मालूम है कि मेरा कोई चोरी नहीं होगी, कोई चकारी नहीं होगी, मेरा कहीं पैसा उड़ेगा नहीं। और कल जब वो पैसा जुड़ेगा तो उनके बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनको घर बनाने के लिए, ये अलग अलग जो चीजें हैं उसमें काम आएगा। तो सरकार की जो ये एक के बाद एक स्टेप्स हैं, रिफॉर्म ओरिएंटेड स्टेप्स हैं, ये प्रोग्रेशन की तरफ है। इसके जो हमें फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, तो जो फल होते हैं मीठे जो निकलते हैं, वो थोड़े समय के बाद निकलते हैं। हम सोचेंगे कि कल आ जाएंगे, वो नहीं। और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि जो आम आदमी जो सबसे ज्यादा पिसता है इसके अंदर, वो सरकार के इस मुहिम को समझ पा रहा है। बिल्कुल। काफी सारे पढ़े लिखे लोग और जो अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। पर जो एक सरकार एक मुहिम चला रही है, एक जो रेल को पटरी पे लाने की कोशिश कर रही है, इसको एक आम आदमी, सबसे बड़ा व्यक्ति है इस हिंदुस्तान का, वो इसको समझ पा रहा है और उसको सपोर्ट में है। और वो कहता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आज एक रोटी कम खा लूंगा, पर कल को मेरे को मालूम है मेरे बच्चों को अच्छी जो है शिक्षा मिलेगी, अच्छी चीज मिलेगी, उसके लिए मैं आगे अग्रसर हूं काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। गांगुली मैम, अभी अगर हम देखें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही मैं आगे बात करूं, तो डेथ फाइनेंसिंग का प्रावधान किया गया। अगर थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाएं आप, डेथ फाइनेंसिंग क्या है? और अगर इकोनॉमी पे देखें तो अभी सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा बेस्ड है हमारी इकोनॉमी, मतलब सर्विस सेक्टर का ज़्यादा योगदान भी है एक तरह से। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट करने की बात है, जोर है, तो इकोनॉमी को बैलेंस बनाने के लिए ये कितना बड़ा कदम साबित होगा, या कहें कि 2 कदम आगे बढ़ेंगे इस तरफ हम? हाँ, हम मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पीछे हैं अभी भी। जो दूसरे देश है उनका मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में हमसे थोड़ा ज्यादा है। हमारा अभी भी 18% है, लेकिन इसको बढ़ाना है हमको। ये जो मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट है, तो इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो जैसे चीज बनेगा वो ट्रांसपोर्ट करना है, और पोर्ट पे अच्छा टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, तो तब जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अभी भी काफी वीक है। तो
ये प्लान पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि 1 लाख करोड़ 5 साल में खर्च किया जाएगा। इसके लिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया गया है। उसमें हर सारे प्रोजेक्ट है, उसमें क्या क्या बनेगा, रोड्स बनेंगे, पोर्ट्स बनेंगे, एयरपोर्ट, काफी सारा प्लान है। लेकिन इसके लिए सब कुछ के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए। फाइनेंसिंग 2 टाइप का हो सकता है, या तो इक्विटी या डेट। इक्विटी मतलब इक्विटी के लिए सरकार ने अभी 6,000 करोड़ रुपया दिया है इसी स्कीम में, और लेकिन वो यूज करके और डेट ले सकते हैं। डेट मतलब कर्जा। तो क्योंकि 1 लाख करोड़ तक उनका पैसा चाहिए, तो इसके लिए जो एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है उसका नाम है NIIF। उसी को वही अब पैसा लेंगे बाजार से, कर्जा लेंगे, और ये सब लो इंटरेस्ट में ही मिलेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का गारंटी है ये सब लोन के ऊपर। तो इसी तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एक जो किया है उन्होंने कि ये जो कल ही अनाउंस किए थे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये 10 सेक्टर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, और भी 10 सेक्टर्स हैं। बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्ट्रिक कार्स जब आएंगे उसके लिए बैटरी चाहिए। तो ये सब बनाने के लिए हमको जो आएंगे इन्वेस्ट करेंगे ये सब सेक्टर्स में, उनको कुछ इंसेंटिव देना है कि जैसे जैसे वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे गवर्नमेंट भी उनको कुछ सपोर्ट देंगे। तो इसीलिए ये 10 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए हैं। ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ही हैं, और इससे ये हमारा जो टारगेट है मेक इन इंडिया का, वो शायद कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। कल के डिसीजन की भी जैसे गांगुली मैम बात कर रही हैं, मोबाइल और ऑटो इंडस्ट्री को बूस्टर मिला है, तो एक तरह से माना जाए कि आत्मनिर्भर भारत जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस है, यानी एक तरह से कहें आत्मनिर्भर भारत, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की भी बात है उसमें, तो इस दिशा में हम कितना आगे बढ़ेंगे प्रोफेसर अमन, कल के जो डिसीजंस थे इन सेक्टर्स को लेकर और आज की जो घोषणा है? नहीं, मेरे विचार में जो सरकार है आज नहीं 2014 से ही आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम करती आ रही है। आज हम देखें, अगर डिजिटल बैंकिंग की मैं जैसे बात की थी पहले, अब हम रुपये को देखें, जो पहले मास्टर कार्ड और हम वीजा की बात करते थे, उसको भी अब ये थ्रेट देते हुए दिखाई दे रहा है। डिजिटल फ्रेमवर्क है, एक छोटा आदमी भी अब इस समय पैसा ट्रांसफर कर पा रहा है। ये नहीं क्या है, नहीं ये आत्मनिर्भर भारत ही तो है। जब हम बात करते हैं, हम जब रोजगार की बात कर रहे हैं, जब हम FDI इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि 560 बिलियन डॉलर के करीब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, सबसे ऊपर रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि बाहर के जो देश के कंपनियां हैं वो आने को तैयार हैं, यहाँ पे आके चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें, चाहे वो सर्विसेज दें, चाहे कुछ भी करें, वो करने को तैयार हैं। वो एक चाहती हैं कि हिंदुस्तान में आके बनाएं, और किसको बेचेंगी? जरूरी नहीं है कि वो बाहर लेके जाए। ज्यादातर ये जो कंपनियां आती हैं वो उनको हिंदुस्तान ही सबसे बड़ी मार्केट मिलती है, बिकॉज हिंदुस्तान की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो अभी भी काफी सारी हिंदुस्तानी कंपनियों ने, जैसे मैडम ने भी कहा, कि पूरी नहीं कर पाई। मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह खरा नहीं उतर पाया है, इस वजह से उस नीड्स को कैटर करती हैं और आके यहाँ पे एस्टैब्लिश करके यहीं के लोगों को देती हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात है। और जो सेल्फ सफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, हिंदुस्तान में पहले भी रही है। जब हमारे को हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिली, उसे में हम 99% इंपोर्टिंग कंट्री थे, और हमारा जो रुपया था डॉलर से $2 का 1 रुपया होता था। हमारा रुपया तो गिर गया, बट अब हमारे में इसमें सेल्फ सफिशिएंसी, कोई चीज बनानी हो, हमारी सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च होती हैं, पहले लॉन्च नहीं होती थी। हमारे जो अंतरराष्ट्रीय में देखिए, मार्स हम लेके गए, वहां पे पहुंचा, सबसे कम रेट में पहुंचाया। साइंस टेक्नोलॉजी, वैक्सीन की बात हो रही है, उसमें भी हमारी कंपनी ने सबसे पहल दिखाई थी, और हमारी कंपनी बनाने की कोशिश कर रही है, लोगों के साथ मिलकर बात हो रही है। जहां तक हम देखिए, कोविड का जो प्रभाव पड़ा सारे बड़े बड़े देशों पे भी पड़ा, अमीर देशों पे भी पड़ा। हिंदुस्तान में सरकार ने बड़े सारे कदम उठाए, एक कदम के बाद दूसरा कदम। ये एक आत्मनिर्भरता की बात है, एक ये प्रोग्रेसिवनेस की बात है, लोगों का साथ लेके चलने की बात है। और जो लोगों का साथ लेके चलने की जो बात ये सरकार बार बार कर रही है, वही आत्मनिर्भरता लाता है। वो कहता है कि हम अपने ऊपर सक्षम बने, हम आगे करें, अपने लिए करें, लोगों के लिए करें, बाहर के लिए भी करें, पर पहले अपने लिए करें। तो ये जो आत्मनिर्भरता हम देखने को मिल रही है, और इसीलिए जो ये बैंकों के अंदर रियायत दी जा रही है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, MSMEs के अंदर
लोन्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ये इसीलिए रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि जो एक क्रेडिट क्रंच इंडस्ट्री के पास आया हुआ है, जो उनके पास अपने खड़े होने की क्षमता नहीं हो पा रही थी किसी वजह से, अब वो उसको टाइम को लेके, वो फैसिलिटीज को लेके आगे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, सब सक्षम बनाए और देश की प्रगति करें, अपनी प्रगति करें और आगे जो है बढ़ोतरी देखने को हमें मिले। और मूडीज ने भी, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा, उन्होंने 2022 का जो आंकड़ा दिया है उसको 8.1% से लेके 8.6% जीडीपी ग्रोथ कर दिया है। जो इस साल का भी ग्रोथ फिगर नेगेटिव में था, उस नेगेटिव को भी ग्रोथ कम किया है और कुछ और आंकड़े आ रहे हैं जो और कम दिखा रहे हैं कि और कम होने की उम्मीद है। तो ये जो एक उम्मीद देखने को मिल रही है, इसीलिए देखने को मिल रही है कि जो हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान के जो कारीगर हैं, जो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री है, जो इंडिया इनकॉर्प के जिसे हम कहते हैं, वो प्रगतिशील बन रही है, वो आगे फोर्थ कमिंग हो रही है और हिंदुस्तान को आगे लेने के लिए सक्षम है। ठीक है गांगुली मैम, आपकी नज़र में जो इंडस्ट्री है यानी उद्योग जगत है, उसने इन घोषणाओं को और किस तरह से लिया है? और एक तरह से अगर हम देखें तो क्या इकोनॉमी आपकी नज़र में पुरानी परसेंटेज को जल्द ही वापस पाती दिख रही है? हाँ, जरूर अच्छा ही सबको लगा है ये स्कीम, क्योंकि इसके पहले बहुत चर्चा हो रहा था कि और कोई स्टिमुलस आएगा या नहीं, ये पता नहीं था। लेकिन आज ये दिवाली के पहले एक सरप्राइज दिए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने, इसलिए सब बहुत खुश हैं। और ये भी बात बहुत अच्छा है कि इकोनॉमी बहुत ही अच्छी तरह से टर्न अराउंड हुआ है। जब हम मार्च और अप्रैल में अगर देखें तो एकदम लॉकडाउन में एकदम नीचे चला गया था और पूरा फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में जून में नेगेटिव डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन उसके बाद सेकेंड क्वार्टर और अभी थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर में जो जैसा फिगर्स आ रहा है इंडस्ट्री में, वो बहुत ही अच्छा है। और उम्मीद है अभी कि अभी सेकेंड हाफ में पॉजिटिव ग्रोथ होगा। और ये सब लोग अभी जो पहले जितना नेगेटिव थे, अभी सब चेंज होके काफी ऑप्टिमिस्टिक सब नंबर्स दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री काफी खुश है इस पैकेज से और उम्मीद है कि और भी अच्छा दिवाली के मौके पर मुस्कान की एक वजह ज़रूर दी है। प्रोफेसर अमन, अगर हम देखें इसमें तो किसानों की भी बात है, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बात की गई है, यानी हर एक का ख्याल कहीं ना कहीं रखा है दिवाली के मौके पर। इसके अलावा चुनौतियों की अगर बात करें, फिलहाल आप क्या चुनौती देखते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ता आप देख रहे हैं फिलहाल? जो चुनौती सबसे बड़ी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की है। और जो निर्मला सीतारमण जी ने इस साल के शुरू में बजट प्रेजेंट करने के इमीडिएटली बाद भी उन्होंने रिकग्नाइज करी है, पिछले साल भी कुछ नवंबर के आसपास बातचीत हुई उसमें, वो था ट्रांसमिशन का। बैंकिंग में तो उन्होंने थोड़ा बहुत ये चुनौती को कम होते हुए देखा है, ट्रांसमिशन को क्लियर होते हुए देखा है, बट जो और सेक्टर्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे अभी भी हमें ये ट्रांसमिशन नजर नहीं आ रहा है। इसी को सबसे बड़ी चुनौती है, बिकॉज जो आप ये पैकेज ला रहे हैं वो आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये भी एक बहुत बड़ी अटकलें लोगों के दिमाग में हमेशा से रही हैं हिंदुस्तान में कि ठीक है, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े पैकेजेस देती है, पर मेरे पास तो कुछ पहुंचता नहीं है। इस सरकार ने पिछले 6 साल में करके दिखाया है कि पहुंचाया है, लोगों तक सहूलियत दी है, पर अभी भी काफी अटकलें हैं। जैसे मैंने आपको अथॉरिटीज की बात बताई, और भी जगहों पे अटकलें आती हैं जहां पे सरकार को देखना जरूरी है किस तरीके से उस पाइपलाइन को स्मूथ करें, ताकि जो पॉलिसी मेकिंग टॉप लेवल पे होती है, मंत्रालयों में होती है, डिपार्टमेंट्स में होती है, उसका जो इफेक्ट है एक आम आदमी तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। अगर हम पुरानी स्पीड के हिसाब से देखें तो इस रिलीफ पैकेज को कम से कम 3 से 6 महीने लग जाएंगे लोगों के ऊपर पहुंच, जिसे हम कहते हैं धरा पे उतरने के लिए। पर अगर उसे हमें जल्दी करना है, और जो हमें जरूरत है इस समय जल्दी करने की, ताकि रिकवरी भी अच्छी हो, लोगों को राहत भी टाइम पे मिले, वो ये है कि जो अटकलें हैं, जो बॉटलनेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने क्रिएट कर रखे हैं, उसको किसी तरीके से निर्मला सीतारमण जी और जो मंत्रालय हैं उनको कम से कम करके और उनको निर्देश करें कि इमीडिएटली, जैसे हमने कोविड के केस में देखा, जहां रिलीफ देने की बात आई तो इमीडिएटली, चाहे कोई मंत्रालय हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, सब आके एक साथ काम कर रहे थे और पहुंचा रहे थे। ऐसे बाकी मंत्रालयों को भी इस समय अपने मंत्रालय होने की या डिपार्टमेंट होने की, अथॉरिटी होने की ऐंठ में ना बैठ के देख के
एक सहायता कर देख के कि मैं किस तरीके से हिंदुस्तानी के एक आम आदमी को आगे बढ़ा सकता हूं ताकि मेरी जो पोजीशन है वो बनी रहे, वो करके देखते हुए ये देखना होगा कि वो जो स्मूथनिंग है वो सरकार कर पाए। बाकी मेरे विचार में और कोई अटकलें नहीं है, ना पैसे की अटकलें हैं। हिंदुस्तानी के पास बहुत पैसा है, करीबन 33 से 40% सेविंग्स करते हैं हम लोग। एक आम हिंदुस्तानी इतना जो है पेट्रियोटिक है, सरकार अगर उससे मांगे कुछ भी वो करने को तैयार है, इतना भी दान देने को तैयार है। मंदिरों को दान देता है, मस्जिदों को दान देता है, चर्चिज में दान देता है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, तो पैसे की कहीं कमी नहीं है। बाहर के भी हिंदुस्तानी निवेश करने को तैयार है, बाहर के निवेशक भी निवेश करने को तैयार है। हमें जो जरूरत है वो एक स्मूथनिंग की जरूरत है, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको ठीक तरीके से आगे तेजी की तरफ बढ़ा सके, और सरकार पूरा कोशिश कर रही है कि इसको आगे लेके जा सके। तो प्रोफेसर अमन अग्रवाल ने जिन चैलेंजेस की बात की है, गांगुली मैम आप इसमें क्या जोड़ेंगी? किस तरह की चुनौतियां हैं, किधर किस दिशा में बढ़ रहे हैं हम आगे? अच्छा, एक ये जो कोरोना का जो प्रॉब्लम जो शुरू हुआ है, जो पैंडेमिक जो सारे पृथ्वी में ही हो रहा है, ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत धक्का हुआ है। आप सोचिए, पूरा जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी सब बंद हो गया था, अब धीरे धीरे खुल रहा है। और अभी भी सिर्फ ये गवर्नमेंट जो खुलेगा तो सब नहीं खुलेगा, ये एक डिमांड का भी प्रश्न है कि जैसे कि अभी होटल खुल गया, सब रेस्टोरेंट खुल गया, तो ऐसा नहीं है कि लोग सब जगह जाएंगे। दुकान खुल गया, क्योंकि लोगों के मन में भी डर है कि ऐसा भीड़ जगह में जाएंगे तो इन्फेक्शन लग जाएगा। तो ये जो डर, ये निकलने में बहुत टाइम लगेगा। शायद वैक्सीन आने से एकदम ये कोरोना केसेस कम हो जाए, तभी ये डर जाएगा हमारे मन से। तो ये सबसे बड़ा चुनौती है अभी की हेल्थ कैसे, ये एक तो ये कोरोना कैसे जाए, और फिर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वीकनेस इससे एक्सपोज हुआ कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है सब जगह, लेकिन कोने कोने में अभी तक नहीं पहुंचा है। और गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। इसके लिए पैसा चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। तो हमारा अभी हेल्थ स्पेंडिंग बहुत कम है, 1% ऑफ जीडीपी से भी कम है, तो इसको बढ़ाना चाहिए। अभी तो इमीडिएटली नहीं बढ़ेगा, लेकिन 4-5 साल में ये बढ़ाना चाहिए। तो हेल्थ, एजुकेशन, ये मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा चुनौती है हमारे लिए, जिसके लिए बहुत काम करना है। और स्टेट्स को भी काम करना है, सेंटर को भी काम करना है, उनको दोनों को एक साथ काम करना है, क्योंकि ये एक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करने से नहीं चलेगा। ये एकदम गांव में, सब गांव में ये करना पड़ेगा कि ज़्यादा हेल्थ हॉस्पिटल्स बनाना है, हेल्थ सेंटर्स बनाना है। ये बहुत बड़ा चुनौती हमारे आगे है। बिल्कुल। और इसी के साथ जो आज का अंक है वो पूरा हो गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, विदिशा गांगुली मैम, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा भी कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर अग्रसर है, और इस मजबूती को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि देश में मांग बनी रहे, लोगों के पास रोजगार हो और उद्योगों को परेशानी ना हो। आत्मनिर्भर 3.0 के जरिए वित्त मंत्री ने इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इसका सकारात्मक असर जो है वो भी जल्दी हमें दिखाई देगा। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव साझा कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।